एक गांव में सोमदास नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी कमला और उसके दो बच्चे और एक बूढ़ा बाप था। वो उन सभी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। एक दिन सोमदास घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी से बोलता है, कमला, ये किसी बेचारे का झोला नीचे ही पड़ा था। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसीलिए मैं इस झोले को घर ले आया। अच्छा, लेकिन इस झोले में ऐसा क्या है? खोल के तो देखो इसको। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसके अंदर है क्या? अभी खोलता हूँ। सोमदास जब उस झोले को खोलता है, उसके अंदर मूंगफली होती हैं। अरे वाह, इसके अंदर तो करारी मूंगफलियाँ हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हमारे गांव में वैसे भी मूंगफलियाँ नहीं मिलती हैं और बहुत दिल भी कर रहा था हमारे मूंगफलियों को। अब हम इन मूंगफलियों को खाएंगे। नहीं जी, ये हमारी अमानत नहीं है, इसीलिए हम इसे अपने पास नहीं रख सकते और ना ही हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये तुम्हें मिली है। इसीलिए इसको बेच दो और इससे जितने भी पैसे मिले वो सब गरीबों में दान कर दो। हाँ सोमदास, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये झोला हमारा नहीं है, तो हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है कि हम इसकी चीज़ें खाएं। हाँ बाबूजी, आप भी ठीक कह रहे हो। चलो, हम अभी इसे नहीं बेचेंगे, कुछ दिन इसे अपने पास ही रखते हैं। क्या पता इसका मालिक ढूंढता ढूंढता आ जाए तो हम उसे लौटा तो देंगे। अगर कुछ दिनों बाद वो ना लौटा तो हम इसकी मूंगफलियाँ बेचकर बाकी के पैसे गरीबों में दान कर देंगे। उनका परिवार बहुत ज़्यादा समझदार था और बहुत ज़्यादा ईमानदार था। वो ईमानदारी से ही खाते और अपनी मेहनत का ही रोटियां खाया करते थे। उसका एक भाई हरिया था जो शहर में जाकर रहने लगा था। उन दोनों को ही 30-30 बीघा ज़मीन मिली थी, लेकिन बंटवारे के बाद हरिया शहर में चला गया और अपनी सारी ज़मीन बेचकर वहाँ पर एक बड़ा घर खरीद लिया। हरिया की एक छोटी सी नौकरी थी, वो उसी में ही अपना गुजारा करता था। हरिया की पत्नी काजल बहुत ज़्यादा लालची थी। वो हमेशा खुद को सबसे छोटा समझती थी और सबसे अमीर होने की चाहत रखती थी। उसके पास कितना भी पैसा था, लेकिन फिर भी वो उनमें खुश नहीं थी। वो बात बात पर हरिया को ताना दिया करती थी। क्या है जी, बराबर वाले घर में तो उनकी दूसरी एसी लग चुकी है, हमारे घर एक भी एसी नहीं है। अरे अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझे इतनी गरीबी में रखोगे तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। अरे काजल, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सुकून से रख सकूँ, लेकिन महंगाई भी इतनी है, फिर हमने इतना बड़ा घर भी खरीदा है, इसीलिए इतना कुछ नहीं हो पाता है मुझसे अकेले से। अजी तुम कब तक ऐसे ही ज़िंदगी काटवाते रहोगे मुझे भी, और तुम भी खुद ऐसे ही काटोगे। कुछ खेती किसानी कर लो इसके साथ साथ, इस नौकरी से तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। अरे काजल, मैं खेती कैसे कर लूँ? तुम्हें तो पता है ना, हमने सारी ज़मीन बेच ली है। सब ज़मीन बेच के ही हमने ये घर खरीदा है। अब हमारे पास ज़मीन नहीं है जो हम खेती कर सकें। अजी तो सोमदास भैया जी के पास तो है ना, उन्होंने थोड़ी ना बेच दी अपनी ज़मीन। अरे वो करेंगे भी क्या, गांव में रहते हैं, सस्ती सस्ती चीज़ें खाते हैं, ना ही उनके कोई सपने हैं ना ही वो कुछ करते हैं। सारा पैसा ऐसे ही बच रहा होगा, उनसे ज़मीन ले लो। नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे ज़मीन लेने की। बापूजी ने बिल्कुल आधा आधा बंटवारा किया था, अब मैं उनसे कैसे ज़मीन ले लूँ? अजी तुम भी बिल्कुल सीधे ही रह गए। आजकल का ज़माना ये नहीं है कि चैन से बैठ के खाते रहो। आजकल का ज़माना ये है, जितना नोचोगे उतना ही सुखी रह पाओगे। अगर किसी को नहीं नोचा तो हम खुद ही नुच नुच के मर जाएंगे। कल को गांव जाओ और सोमदास भैया से बात करो और उनसे ज़मीन लो वो वाली सारी। अच्छा ठीक है, मैं कल को जाकर देखता हूँ, शायद वो मान जाएं तो। हरिया अगली सुबह ही गांव पहुंच जाता है। सोमदास घर पर नहीं था। हरिया कमला से बोलता है, भाभी, भैया कहाँ हैं? अरे हरिया तुम, आओ आओ अंदर आओ, तुम्हारे भैया कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी आते होंगे, बैठो बैठो। भाभी, मुझे कुछ बात करनी थी भैया से। क्या बात करनी थी मुझे बता दो, मैं भी तो तुम्हारी भाभी ही हूँ। भाभी, मुझे ये बात करनी थी कि मुझे 30 कुंटल अनाज चाहिए। अरे हरिया भैया, आपने थोड़ी देरी कर दी, अभी हमने सारा अनाज बेच दिया है, क्योंकि इस टाइम पर बारिश ज़्यादा पड़ी थी, इसलिए ज़्यादातर फसल ख़राब हो गई। जितनी फसल निकली हमने जल्द से जल्द उसे बेच दिया। आप टेंशन मत लो, गांव में और बहुत सारे लोगों की फसल पड़ी है,
हम किसी न किसी से दिलवा देंगे तुम्हें। भाभी लेकिन मुझे मॉल नहीं खरीदनी है, मैं तुम लोगों से मांगने आया था। क्या हरिया भैया, आप ये कैसे सोच सकते हैं? हमारे पास एक वही तो खाने कमाने का साधन है, हम वो आपको कैसे दे दें? और वैसे भी ज़मीन तो अब बंटवारा हो ही चुका था ना, अब तुमने उसे बेच दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे भी बच्चे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, और फिर बाबूजी का भी खर्चा है, उनकी दवाइयाँ, खाना, बहुत ज़्यादा खर्चा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कमाने का। अरे भाभी तुमसे तो बात करना ही बेकार है, भैया को आने दो, मैं भैया से ही बात करूँगा। अब क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? आप भी हमारे घर के ही सदस्य हो, आप बैठो, मैं भी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतनी देर में सोमदास भी घर आ जाता है। सोमदास से हरिया बात करता है, सोमदास भी वही जवाब देता है जो कमला ने दिया था। हरिया वहाँ से पैर झटक कर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, तुम लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। अरे तुम्हारा खर्चा ही क्या है, गांव में रहते हो, ना ही कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें लेते हो, ना ही कुछ करते हो। खर्चा तो हमारा है, हम शहर में रहते हैं, एसी का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे, इतना महंगा महंगा सामान मिलता है वहाँ पर, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। नहीं आऊँगा मैं आज के बाद इस घर में, सारा रिश्ते नाते तोड़ रहा हूँ मैं तुम सबसे। अरे हरिया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारा भी परिवार है, अगर कमला ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को बराबर ही हिस्सा दिया था, अब इसमें हमारी क्या गलती है? जब तुमने अपना सारा हिस्सा बेच दिया तो इसमें तो गलती तुम्हारी ही है, तुम ना बेचते तो तुम भी खेती कर लेते। हाँ हाँ मुझे पता है बाबूजी, तुम भी इनके ही तरफ बोलोगे। अरे बेटा, मैं इसके तरफ कैसे ना बोलूं, ये मेरा बहुत ख्याल लगता है, तूने तो मुझे झटक के फेंक दिया, लेकिन यहाँ पर सोमदास मेरा बहुत ध्यान रखता है और मैंने फिर भी इसे कोई भी चीज़ बढ़ती नहीं दी, मैंने सबको बराबर ही दिया है, फिर तुम क्यों बिला फालतू की लड़ाई कर रहे हो? हाँ हाँ तुम अपनी समझदारी अपने पास ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कभी नहीं लौटूंगा मैं वापस यहाँ पर। अरे भैया गुस्सा थूक दो, हम कल को ही घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम भी चलो तो चल लो साथ में, काजल को भी ले आना, ज़्यादा जने होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे कहीं घूमने उमने नहीं जाना तुम्हारे साथ, जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखनी है। इस तरह वो गुस्से आकर वहाँ से चला जाता है। घर पे जाकर काजल को वो ये सारी बात बताता है। काजल का दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर था, उसके दिमाग में एकदम एक आइडिया आ जाता है और वो झट से बोल पड़ती है, अजी सुनिए, वो कल को घूमने जा रहे हैं, कुछ समझ रहे हो? क्या क्या तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? अरे जब भैया भाभी ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन तो हमारे पास ही आएगी ना। नहीं नहीं, मैं ज़मीन के लिए भैया भाभी को नहीं मार सकता। तुम बिल्कुल दीवाने हो और बिल्कुल पागल। आजकल का ज़माना ये नहीं है कि भैया भाभी पर तरस खाते रहो, कुछ ज़माना नहीं है, अगर खुद को बड़ा देखना है तो हमें ये करना ही होगा। अब जल्दी जाओ और पता निकालो कि भैया भाभी कौन से रास्ते से जा रहे हैं। हरिया वापस गांव आता है और कमला से बोलता है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। अच्छा आप कल को कहाँ घूमने जा रहे हो और किस रास्ते से जा रहे हो? हम शहर घूमने जा रहे हैं और पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे, तुम भी चलोगे क्या? नहीं भाभी, मुझे कल को ज़्यादा काम है, मैंने नौकरी पे छुट्टी लेने की सोची मगर बॉस ने छुट्टी ही नहीं दी, इसीलिए आप जाइए, हम फिर कभी चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है भैया, आप फिर कभी चलना। इतना बोलकर हरिया वापस घर लौट आता है और काजल को बताता है, हो गया काम, पहाड़ी वाले रास्ते से इंतज़ाम कर लो कल का। चिंकू चिंकी के अगले दिन ही एग्ज़ाम थे, इसीलिए चिंकू चिंकी नहीं जा सके, उनके साथ उनके दादाजी रुक गए। अब खाली सोमदास और कमला ही घूमने के लिए गए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल से घूमने के लिए जा रहे थे। तभी पहाड़ी वाले रास्ते पर एक कार आती है और उन्हें टक्कर मार देती है और उन्हें खाई में गिरा देती है, जिसके बाद हरिया खुश हो जाता है और खुश होकर वो गांव लौटता है और अपने बाबूजी से बोलता है, बाबूजी क्या आपने अखबार देखा? नहीं तो बेटा, क्यों, क्या बात है? तुम इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, कुछ ज़रूरी बात है क्या? अरे बाबूजी, कल भैया भाभी घूमने के लिए गए थे ना, उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया है। देखो अखबार में लिखा है कि एक बाइक का कार से एक्सीडेंट हो गया है
और वो खाई में गिर चुकी हैं। अरे हरिया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम चिंकू और चिंकी का तो ख्याल करो। इनके सामने ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं है। वो किसी और की बाइक होगी, वो दोनों जल्दी वापस लौट कर आ जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है कि वापस आ जाएं। मुझे तो नहीं लगता कि अब भैया भाभी वापस आ सकेंगे। इतना बोलकर फिर वो वापस चला जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चलता। हरिया वापस अपने गांव आता है और अपनी बापूजी से बोलता है, बापूजी अब तो भैया भाभी नहीं लौटने वाले। चिंकू चिंकी का भी ख्याल रखना है और आपका भी ख्याल रखना है। ऐसा करो, आप ये ज़मीन मुझे दे दो, मैं इसमें खेती किसानी कर लूँगा और आपको और चिंकी चिंकी को पैसे देते रहूँगा ताकि इनकी पढ़ाई ना रुक सके। अब इनकी परवरिश भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, आज से तुम ही सारी ज़मीनों को संभालो। ये सब सुनकर हरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका प्लान काम कर जाता है। अब सारी ज़मीन उसके हाथ में आ चुकी थी। वो घर आकर काजल को सारी बात बताता है। काजल ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, देखा, मेरा प्लान काम कर गया है ना। अब सारी ज़मीन हमारे पास है। अब हम उसमें खेती करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। अरे काजल, इतनी मेहनत कौन करेगा? मैं तो नौकरी पे जाता हूँ, तो फिर खेतों में काम कौन करेगा अब? हाँ, ये भी है, लेकिन मेरे शातिर दिमाग में एक और कमाल का आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम वो सारी ज़मीन बेच दें। हाँ, लेकिन वो सारी ज़मीन बापूजी के नाम है, मैं कैसे बेच सकता हूँ उसे? अरे तुम तो अपना दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल करते ही नहीं हो। बाबूजी का कैसे न कैसे धोखे से अंगूठा ले लो और अपने नाम करा लो सारी ज़मीन। उसके बाद तो बिक जाएगी ना। हाँ काजल, अब मुझे उनका अंगूठा धोखे से लगवाना ही होगा। आज ही मैं ये सब काम करता हूँ। हरिया जल्दी से अपने गांव वापस आता है और अपने साथ में कुछ मिठाई लेकर आता है और अपने बाबूजी से बोलता है, बाबूजी मैं शहर से कुछ मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई मैं आपके लिए भी लाया हूँ, आप सब ये मिठाई खा लीजिए। अच्छा बेटा, तू मेरे लिए मिठाई लाया है, ला दे। चिंटू चिंटी आ जाओ, तुम भी ये मिठाई खा लो। इस तरह वो सब मिठाई खा लेते हैं। मिठाई में नशे की दवाई मिली हुई थी, जिससे उन सब को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही वो सब सोते हैं, वैसे ही हरिया अपने बाबूजी का अंगूठा कागजात पे लगवा लेता है और सारी ज़मीन अपने नाम करा लेता है। फिर वो अपने शहर वापस लौट आता है और उस सारी ज़मीन को बेच देता है। अगले दिन चिंटू चिंटी जब अपनी ज़मीन पर खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी होता है और वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगाने लगता है। ए बच्चों, भागो यहाँ से, चलो भागो, मेरे खेत में क्या कर रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। अरे नहीं अंकल, ये हमारा खेत है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये हमारे बापूजी का खेत है। तुम्हारे ये बापूजी का खेत था, लेकिन अब नहीं है। तुम्हारे चाचा ने ये खेत मुझे बेच दिया है, अब चलो भागो यहाँ से। वो दोनों उदास मुंह लेकर घर वापस आते हैं और अपने दादा को ये सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हरिया को कॉल लगाते हैं। कॉल काजल उठाती है और बोलती है, हेलो बाबूजी। हाँ काजल, हरिया कहाँ है? ये सारी ज़मीन उसने बेच दी है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उसने सारी ज़मीन क्यों बेची? ये तो सब सोमदास की थी ना, उसकी ज़मीन तो उसने बेच ली, अब ये वाली ज़मीन क्यों बेची उसने? बापूजी, अब वो ज़मीन बिक चुकी है और अब जब सोमदास भैया रहे ही नहीं तो वो सारी ज़मीन तो हमारे ही पास आनी थी ना। अब आज के बाद मेरे पास कॉल मत कर देना। हमने घर भी चेंज कर दिया है, इसलिए घर पे भी आने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर उसकी पत्नी कॉल काट देती है। ये सब सुनकर वो बूढ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो चिंकू चिंकी की परवरिश कैसे करेगा। घर पर जितने पैसे थे, सारे ही पैसे अब ख़त्म हो चुके थे। अब उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। अब वो सब भूखे रहने लगे थे। वो बूढ़ा काम करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक फ़कीर आता है और वो आकर बोलता है, कोई है घर में जो इस बूढ़े को खाना खिला सके? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या कुछ घर में खाने के लिए मिलेगा? उस फकीर की बात सुनकर बूढ़ा सोचने लगता है कि अब इस फकीर को क्या खिलाया जाए, क्योंकि उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। तभी उसे वो मूंगफलियां याद आती हैं जो सोमदास को रास्ते में मिली थी। अरे हाँ, मेरे पास वो मूंगफलियां हैं,
वैसे भी हमने उन मूंगफलियों को इन फकीरों के लिए ही तो बचा के रखा था। मैं वो मूंगफलियाँ इनको दे देता हूँ। फिर वो सारी मूंगफलियाँ उस फकीर को दे देता है। फकीर मूंगफलियाँ खाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर उस आदमी से बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी हालात क्या है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहते तो इन मूंगफलियों को खा सकते थे और मुझे भूखा ही लौटा सकते थे, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। खुद के पास तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये लो कुछ मूंगफली के दाने। इन दानों को ज़मीन में बिखेर देना। इन दानों से जादुई पेड़ निकलेंगे जिनमें से सोने की मूंगफलियाँ उगेंगी। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर की थोड़ी जगह में वो बीज बिखेर देता है। अगले ही दिन उसमें से पेड़ निकल आते हैं और उन पर सोने की मूंगफलियाँ लगी होती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन सोने की मूंगफलियों को तोड़कर बेच आता है। उसके बाद उनके दिन संभलने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके बहुत अमीर होने लगते हैं। ये बात धीरे धीरे करके हरिया तक पहुंच जाती है। काजल हरिया से बोलती है, अजी बापूजी इतने अमीर कैसे हो गए? कोई तो राज है। हमने सारी उनकी ज़मीन भी छीन ली, फिर भी वो इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? चलो चल के देखते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। बापूजी बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। हर कोई उनकी ही बातें कर रहा है हर जगह। फिर हरिया उनके घर जाता है। उस टाइम पर उसके बाबूजी घर पर नहीं थे। घर पर सिर्फ चिंकू और चिंकी ही थे। हरिया चिंकू और चिंकी से बोलता है, क्या बात है चिंकू चिंकी, तुम्हारे पास इतना दौलत कहाँ से आई? वो उनसे ऐसे ही चल चल कर सारी बातें पूछ लेता है। चिंकू चिंकी बच्चे थे और उनके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि वो इस चीज़ को राज ही रखे। वो सारी बात उन्हें बता देते हैं। ये बात सुनकर वो वापस घर लौट आता है और अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। क्या सोने की मूंगफलियाँ? वो तो हमारे ही पास होनी चाहिए। अब हमें वो मूंगफलियाँ उनसे छीननी होंगी। अगली सुबह वो बुजुर्ग आदमी ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने सोमदास और कमला खड़ी थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और बहुत ज़्यादा हैरान भी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो लौटे थे और हर जगह यही खबर फैल चुकी थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सोमदास से बोलता है, अरे बेटा, तुम्हारी गाड़ी तो उस खाई में गिर चुकी थी, फिर तुम कैसे बचे? बापूजी, हमारी गाड़ी उस खाई में गिर गई थी, लेकिन उस खाई के नीचे ही एक मकान था जो एक दयालु इंसान का था। जब हम वहाँ पर गिरे तो वो दयालु आदमी हमें अपने घर ले गया और हमें स्वस्थ होने में सिर्फ थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए हम थोड़ा देरी से आए। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बुजुर्ग आदमी सोमदास को सारी बात बता देता है। सारी ज़मीन की बात भी वो उसे बता देता है। कमला बोलती है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम अपने सारे पैसे वापस ले सकते हैं। कैसी तरकीब? बताओ कमला। मूंगफली, जादुई मूंगफली की बात सुनकर अब वो ज़रूर हमारी मूंगफलियाँ चुराने आएगा, लेकिन हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि जादू इन मूंगफलियों के बीजों में है, बल्कि हम उससे ये बोलेंगे कि जादू इस ज़मीन में है। फिर वो इस ज़मीन को खरीदना चाहेगा। फिर हम उससे इतनी ही रकम लेंगे जितनी रकम में हमारी ज़मीन बिकी है, और इस तरह हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसे कमला बोलती है वैसा ही होता है। अगले दिन हरिया घर आता है और बापूजी से बोलता है, बापूजी, क्या आप मुझे वो बीज दे सकते हैं जिनसे ये सोने की मूंगफलियाँ उग रही हैं? अब तो आपके पास बहुत धन हो चुका है ना, अब ज़रूरत मुझे है इसकी। क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? अरे बेटा, जादू उन मूंगफलियों के बीजों में नहीं है, बल्कि जादू हमारे घर की ज़मीन में है। इसमें जो भी बीज डालो वो सोने का ही निकलता है। अच्छा, तो मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए आप जितने भी पैसे चाहो मुझसे ले सकते हो। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये घर नहीं दे सकता। इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा जादुई है, मैं ये तुम्हें कैसे दे दूँ? बापूजी, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दे दूंगा। आप प्लीज़ मुझे ये घर दे दीजिए, अब तो आपके पास बहुत दौलत हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद करते हो तो ले लो।
इसके मैं 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ, क्या तुम दे पाओगे? हाँ बिल्कुल, ये लो, अभी लो ये सारे पैसे। और इस तरह वो उन्हें पैसे दे देता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन वो उसमें मूंगफलियों के बीज डालता है, लेकिन उस ज़मीन में से कोई पौधा नहीं उगता है, क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल बंजर थी और जादू उस ज़मीन में नहीं बल्कि जादू उन बीजों में था। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी गलती पर उसे पछतावा होता है। सोमदास और कमला अपने बापूजी को लेकर दूर शहर में जाकर रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रामगढ़ नाम का गांव हुआ करता था। उसी गांव में धर्मा नाम का आदमी अपनी बीवी सुशीला के साथ रहा करता था। उसकी बीवी सुशीला बहुत ही ज़्यादा लालची और जलनखोर थी, जो लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन करती थी। उस गांव में बहुत ही कम जनसंख्या थी, लेकिन वे सब लोग बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन धर्मा अपनी बीवी सुशीला से बोलता है, अरे सुशीला, बहुत तेल तोप लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए तो ले आओ। अरे जी, क्या है तुम्हें हर वक्त खाने की पड़ी रहती है? नहीं है कुछ खाने वाने के लिए? मुझे कुछ लाकर तो दे नहीं सकते, हर वक्त खाने के लिए मांगते रहते हैं। अरे क्या बात है, बड़ी गर्म हो रही हो, कुछ हो गया क्या? बताओ मुझे। हाँ, वो हमारा पड़ोसी शंकर आज ही नई गाड़ी निकाल कर लाया है और तुमसे अभी तक साइकिल ही नहीं संभाली जा रही है। पैदल ही पैदल चलते रहते हो। हमें भी बाइक लेनी चाहिए, सबके पास बाइक हो गई है, हमारे पास ही नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं? मैं मेहनत तो भरपूर कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मुझसे होती है। अभी हमारा इतना हिसाब नहीं है, जब होगा तो ले आएंगे। फिर खाना खाकर वह दोनों सो जाते हैं, लेकिन सुशीला को नींद नहीं आती है। वो यही सोच रही होती है कि आखिर गांव वालों से कैसे आगे निकला जाए। मुझे गांव वालों को डराना होगा, तभी मैं गांव वालों से आगे निकल पाऊंगी। यही सोचते सोचते अगला दिन निकल आता है और अगले दिन धर्मा किसी काम से शहर चला जाता है। और जैसे ही रात होती है तो सुशीला गांव में नींबू से कुछ टोक टक कर देती है और लोगों के घरों के बाहर लाल कपड़ा और मटकी पता नहीं क्या क्या टोकटे का सामान रखकर आ जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही होने के बाद लगातार ऐसा ही हो रहा था। तो फिर आदमी सोचते हैं, अरे भाई, ये हमारे यहाँ टुकटा कौन कर रहा है आजकल? पता ही नहीं चल रहा, सबके घरों पर लेकर कर जा रहा है। अरे भाई पता नहीं, मेरे घर पे भी हुआ था एक दिन, तो मेरा बच्चा भी डर गया था। पता नहीं कौन कर रहा है, पता नहीं क्या मिलेगा उसे ऐसा करके। अरे लेकिन भाई, हमें पता तो लगाना चाहिए कि ऐसा आखिर कर कौन रहा है, तभी तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो ऐसे तो हमारे गांव पर संकट आ जाएगा। चलो फिर आज रात को देखते हैं कि आखिर हमारे गांव में ऐसा कर कौन रहा है। और फिर जैसे ही रात होती है तो वह दोनों छुपकर देखने लगते हैं। और जैसे ही सुशीला आती है वह उसे पकड़कर रस्सी से पेड़ से बांध देते हैं और सुबह हो जाती है। सुशीला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसका चेहरा एक चुड़ैल के चेहरे में बदल जाता है और वह बोलती है, छोड़ दो मुझे तुम, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी मैं। मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। अरे परेशान तो तुमने कर रखा है, हमें इतने दिनों से परेशान कर रही हो। एक सार हमारे घरों पे आके टोकते फेंक कर जा रही हो, हम बर्बाद हो जाएंगे ऐसे तो। तभी वहाँ धर्मा एक पंडित को लेकर आ जाता है और पंडित जी से देखकर बोलते हैं, अरे भाइयों, बिल्कुल ठीक किया तुमने, ऐसी औरत के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जब इंसान के मन में लालच और ईर्ष्या बढ़ जाती है ना, तो वह ऐसे ही पागल हो जाता है और चुड़ैल बन जाता है। इतना सब कुछ सुनकर सुशीला वापस अपने उसी रूप में आ जाती है और फिर वह दोनों गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।